चलिए तो शुरू करते हैं, है ना। क्लास आज का शुरू करते हैं। और कल हम लोग भौतिक गुणधर्म तक पढ़े थे क्या? धातुओं का भौतिक गुणधर्म कल खत्म कर चुके थे। आज हम लोग इसका रासायनिक गुणधर्म को देखते हैं कि रासायनिक गुणधर्म, धातुओं का रासायनिक गुणधर्म क्या होता है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, धातुओं का रासायनिक गुणधर्म लिखें। धातुओं का रासायनिक गुणधर्म लिखें। तो आप लोग देखिए, समझाएंगे उस समय समझिए, ठीक है। टाइम तो आप लोग को दे ही देते हैं लिखने के लिए, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। धातुओं का रासायनिक गुणधर्म लिखें। तो बात को समझिए, धातुओं के निम्नलिखित रासायनिक गुण है। धातुओं के निम्नलिखित रासायनिक गुण है। आप लोग भी लिख सकते हैं, लिखिए। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म लिखें। धातुओं के निम्नलिखित रासायनिक गुणधर्म है। क्या क्या रासायनिक गुणधर्म है धातुओं का? धातुओं के निम्नलिखित रासायनिक गुणधर्म है। नंबर एक में है, धातुएं इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाती है। पहला गुणधर्म, धातुएं इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाती है। धातुएं इलेक्ट्रॉन को त्यागती है और त्याग करके क्या बनाती है? धनायन। तो धातुएं इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाती है। जैसे आप देखिएगा, जैसे एक उदाहरण मैं देता हूं। एक उदाहरण जैसे Na का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 होता है। इसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अपने बाहरी कक्षा का 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। ये त्याग करता है, 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देता है, तो इसका बाहरी कक्षा पूरा हो जाता है। यानी 2 8 हो जाता है और इसमें 1 प्रोटॉन बढ़ जाता है, इसलिए +1 हो जाता है। और ये प्रॉपर्टी हर धातु में होता है कि धातु में इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन बनाती है। ये धातु का एक प्रॉपर्टी है कि धातुएं इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन बनाती है। चलिए, ये तो समझ में आ गया होगा। और हर धातु ऐसा ही करता है, धातुएं इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन बनाती है।
ये हर धातु में एक प्रॉपर्टी है। दूसरा ध्यान दीजिएगा, अभी लिखिए नहीं, पहले समझ लीजिए। धातु में ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर धातु में ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर धातु में ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर क्षारीय धातु ऑक्साइड धातु में ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर क्षारीय धातु ऑक्साइड बनाती है। धातु में ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कैसा ऑक्साइड बनाती है? याद रखिएगा, धातु में ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्षारीय धातु ऑक्साइड बनाती है। मतलब जो ऑक्साइड बनाता है, ऑक्साइड तो बनाएगा ही, धातु रहे चाहे अधातु रहे, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो ऑक्साइड ही बनाता है। लेकिन धातु अगर बनाता है, धातु ऑक्साइड जो होता है वो क्षारकीय होता है, उसका प्रकृति क्षारकीय होती है। और अधातु ऑक्साइड रहेगा तो उसका प्रकृति अम्लीय होती है। तो वही बात लिखे हैं, धातु में ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर क्षारीय धातु ऑक्साइड बनाती है। थोड़ा सा ये सब छूट गया, थोड़ा लिखा भी गया गड़बड़ सड़बड़, मिटा देते हैं। तो धातु में ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर क्षारीय या क्षारकीय धातु ऑक्साइड बनाती है। धातु में ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर क्षारकीय धातु ऑक्साइड बनाती है। बात को समझिए, यानी हम बोल सकते हैं धातु प्लस ऑक्सीजन, यानी धातु और ऑक्सीजन को हम जोड़ेंगे, धातु और ऑक्सीजन को हम ऐड करेंगे, दोनों को अभिक्रिया कराएंगे तो ये बनेगा धातु ऑक्साइड बनेगा। ये धातु ऑक्साइड बनेगा और ये धातु ऑक्साइड जो है ना, ऑक्साइड, ये धातु ऑक्साइड की जो प्रकृति होगी ना वो क्षारकीय होगा। कैसा होगा? क्षारकीय। तो धातु में ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर क्षारकीय धातु ऑक्साइड बनाती है। यहां तक किन्हीं को प्रॉब्लम है क्या? नो प्रॉब्लम। अगर मैं उदाहरण में दे दूं तो जैसे में आपका देखिए, जैसे Mg तो धातु है और ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा MgO, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर सब बैलेंस नहीं है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ पर 2 दे देंगे, ऑक्सीजन 2 हो गया, तो फिर यहाँ 2 दे देंगे, ठीक है। ये बैलेंस भी हो गया। बैलेंस अगर नहीं है तो फिर वो गलत है, इसलिए बैलेंस करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर बैलेंस भी हो गया, समीकरण है ना, समीकरण बैलेंस भी हो गया। तो धातु में ऑक्सीजन से भी क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाएगी। अगर आपसे पूछा जाए कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, तो धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारकीय होती है। अगर आपको पूछा जाए कि MgO जो है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है, वो अम्लीय प्रकृति का होगा कि क्षारीय प्रकृति का होगा, तो क्या बोलिएगा? क्षारीय प्रकृति का होगा, क्योंकि Mg क्या है? Mg आपका धातु है और ऑक्सीजन जुड़ गया है, इसका मतलब धातु ऑक्साइड हो गया। और धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? क्षारकीय होती है, ये हम लोग जानते ही है। बात समझ गए ना? किन्हीं को प्रॉब्लम है क्या? अगर इस तरह का बहुत, जैसे कैल्शियम है Ca और इससे ऑक्सीजन अभिक्रिया करेगा तो ये बनाएगा CaO,
बनाएगा, CaO बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 2 है, वहां ऑक्सीजन एक एक है, तो यहाँ 2 से दो दीजिएगा, यहाँ भी आपको 2 देना होगा। अब बताइए कैल्शियम ऑक्साइड अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा? ये क्षारकीय होगा। तो यही बात को आपको याद रखना है, दुनिया में जितना भी धातु ऑक्साइड है, बोलने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए कि वो अम्लीय है कि क्षारीय है। धातु ऑक्साइड है तो 100% वो क्षारकीय होगा, उसकी प्रकृति क्षारकीय होगी। और अगर अम्लीय ऑक्साइड है तो 100% गारंटी को सॉरी, अगर अम्लीय ऑक्साइड है तो अधातु ऑक्साइड है, और क्षारकीय ऑक्साइड है तो धातु ऑक्साइड है। और अगर क्षारकीय ऑक्साइड है तो अगर धातु ऑक्साइड है तो क्षारकीय होगा, और अधातु ऑक्साइड है तो अम्लीय होगा। यही बात को तो आपको याद रखना। यहां तक तो समझ में आ गया होगा, यहां तक समझ गए ना जी? किन्हीं को दिक्कत है क्या? लेकिन एक चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कुछ ऑक्साइड ऐसे हैं जो अपवाद है, कुछ धातु ऑक्साइड ऐसे हैं जो अपवाद है, वो कभी अम्लीय और कभी क्षारकीय दोनों गुण को प्रदर्शित करते हैं। तो उस तरह के ऑक्साइड को कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। यानी वैसे ऑक्साइड जो अम्लीय अथवा क्षारकीय दोनों गुण को प्रदर्शित करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड। जैसे आपका जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये दोनों उभयधर्मी ऑक्साइड है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में इसको पूछता है कि उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं। ठीक है, तो वैसे ऑक्साइड जो अम्लीय अथवा वैसे धातु ऑक्साइड जो अम्लीय अथवा क्षारकीय दोनों गुण प्रदर्शित करते हैं, उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। बात समझ में आ गया? किन्हीं को दिक्कत है? अपवाद वाला को हम बाद में लिखेंगे, लेकिन यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। मैं लिख दिया अपवाद को, उभयधर्मी ऑक्साइड लिख देते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? अभी आप लोग लिखेंगे नहीं, है ना? यहां पर मैं लिखता हूं उभयधर्मी ऑक्साइड, अपवाद को भी लिख दे रहे हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड हाँ, देखिए उभयधर्मी ऑक्साइड किसको कहते हैं? दो डिफिनेशन इसका लिखेंगे। वैसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा वैसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल अथवा क्षारक, वैसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाते हैं। उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। वैसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाते हैं, उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। या फिर इसको आप ऐसे बोल सकते हैं, वैसे धातु ऑक्साइड जो अम्लीय तथा क्षारकीय दोनों गुण प्रदर्शित करते हैं, उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। एक ही डिफिनेशन याद रखिए। जैसे जिंक ऑक्साइड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन।
एग्जाम में डायरेक्ट भिड़ता है, डायरेक्ट आता है एग्जाम। जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड को लिख सकते हैं ZnO। और दूसरा जो ऑक्साइड है एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, इसको बोलते हैं Al2O3 ना। ये दोनों क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो वैसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। यहां तक किन्हीं को प्रॉब्लम है क्या? चलिए आगे देखिए। आगे जो है वो है आपका जल से अभिक्रिया। धातुएं जल से अभिक्रिया करके क्या बनाती है? अरे धातुएं जल से अभिक्रिया करती है तो क्या बनता है? तो सभी धातुएं जल से अभिक्रिया नहीं करती है, यहां पर उतना मैं नहीं लिखूंगा। सभी धातुएं जल से अभिक्रिया नहीं करती है। कुछ धातुएं गर्म जल से अभिक्रिया करती है, कुछ धातुएं ठंडा जल से अभिक्रिया करती है, और कुछ धातुएं वाष्प से अभिक्रिया करती है। लेकिन सब तो आपका जल ही है ना, चाहे गर्म जल रहे, चाहे ठंडा जल रहे, चाहे वाष्प रहे, सब तो पानी ही है। और सभी धातुएं जल से अभिक्रिया करती है, और जल से अभिक्रिया करके, लेकिन सभी धातुएं नहीं, लगभग सभी धातु, सभी बोल दीजिएगा तो सब धातु जल से अभिक्रिया नहीं करती। लगभग सभी धातुएं जल से अभिक्रिया करके सबसे पहले वो बनाती है धातु ऑक्साइड, और ये धातु ऑक्साइड पुनः जल से अभिक्रिया करके बनाती है धातु हाइड्रोक्साइड। थोड़ा बात को समझिए। अगर आप लोहा का टुकड़ा को पानी में डाल दीजिए, कुआं में डाल दीजिए, और कुआं में 6 महीना 7 महीना तक रहने दीजिए, वो पहले जल से अभिक्रिया करेगा, और पहले जल से अभिक्रिया करेगा पहले बनाएगा धातु ऑक्साइड, और ज्यादा दिन तक उसको छोड़ दीजिएगा कुआं में तो बना देगा धातु हाइड्रोक्साइड। यही समझ लीजिए आप। कुछ दिन तक छोड़िएगा, देखिएगा ज्यादा उसमें परत नहीं चढ़ा रहता, लेकिन उस ज्यादा लंबा समय तक रह गया, 1-1.5 साल, तो देखिएगा कि उसमें पपड़ीदार परत जम जाता है बड़ा बड़ा, तो वो हो गया आपका धातु हाइड्रोक्साइड। तो कोई भी धातुएं जल से अभिक्रिया करती है, या जल के किसी रूप से अभिक्रिया करके वो पहले बनाती है धातु ऑक्साइड, और फिर वो धातु ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनाता है धातु हाइड्रोक्साइड। यहां तक तो आप समझ गए हमें। तो इसको समझिए तीसरा नंबर पॉइंट को। लगभग सभी धातुएं लगभग सभी धातुएं लगभग सभी धातुएं, देखिए सेंटेंस को छोटा कर रहे हैं, लगभग सभी धातुएं जल के किसी भी रूप से लगभग सभी धातुएं जल के किसी भी रूप से अभिक्रिया कर पहले लगभग सभी धातुएं जल के किसी भी रूप से अभिक्रिया कर पहले धातु ऑक्साइड बनाती है। ये धातु ऑक्साइड पुनः जल से अभिक्रिया कर धातु हाइड्रोक्साइड बनाती है। बस इसमें ज्यादा उदाहरण वगैरह नहीं देंगे,
इसलिए उदाहरण नहीं देंगे क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा फिर लिखने में। हाँ, इसको आप एक सेंटेंस में लिख लीजिए इस तरह से, धातु जल से अभिक्रिया किया, धातु जल से अभिक्रिया किया, तो धातु जल से अभिक्रिया करके ये बनाता है, धातु जल से अभिक्रिया करके बनाता है धातु ऑक्साइड, और ये धातु ऑक्साइड पुनः जल से अभिक्रिया करके बनाता है धातु हाइड्रा ऑक्साइड। ठीक है, धातु जल से अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा धातु ऑक्साइड, और इसके साथ एक गैस निकलेगी और उस गैस का नाम है हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। और फिर ये धातु ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करेगा, ये धातु ऑक्साइड फिर जल से अभिक्रिया करेगा तो बना देगा धातु हाइड्रा ऑक्साइड। बस यही तो है। तो ये है, थोड़ा ये लंबा सेंटेंस हो गया। धातु थोड़ा फिर से समझ लीजिए। धातु में लगभग सभी धातु में, अगर 100% सब धातु बोलिएगा तो सभी धातु में जल से अभिक्रिया नहीं करती है। जैसे सोना और चांदी, सोना और चांदी जो है ना, वो समझ लीजिए कि वो जल से अभिक्रिया नहीं के बराबर करती है। लेकिन कुछ धातु में जो है, लगभग सभी धातु में, लगभग सभी धातु में जल के किसी भी रूप से अभिक्रिया करती है। कोई गर्म जल से अभिक्रिया करती है, कोई ठंडा जल से अभिक्रिया करती है, कोई भाप से अभिक्रिया करती है, और ये अभिक्रिया करके पहले बनाती है धातु ऑक्साइड, और ये धातु ऑक्साइड पुनः अभिक्रिया करके बनाता है धातु हाइड्रा ऑक्साइड। इसी चीज को याद रखना। ठीक है, यही बोला, थोड़ा सा है लंबा, बाकी बात और जो स्टेटमेंट है वो लंबा नहीं है। इस समय अपवाद है, उसको लिखाएंगे। तीसरा बात को समझिए। चौथा बात, चौथा क्या है? धातु में आम्ल से अभिक्रिया कर, धातु जो है धातु आम्ल से अभिक्रिया करेगा तो लवण बनाएगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। धातु तनु अम्लों से अभिक्रिया कर, धातु तनु अम्लों से अभिक्रिया कर धातु तनु अम्लों से अभिक्रिया कर धातु तनु अम्लों से अभिक्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस, लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। यानी हम बोल सकते हैं धातु प्लस तनु अम्ल, धातु प्लस तनु अम्ल हाइड्रोजन गैस। धातु प्लस तनु अम्ल ये बनाता है लवण और हाइड्रोजन गैस। ये दो चीज बनाता है, लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। हेलो, गुड मॉर्निंग। देखिए, हाँ बोलिए। अच्छा, वो बोल रही थी तो जैसे बड़की भाभी का है ना, मामी का सब बेटा है, हमको नहीं पता नहीं। हम उसको नहीं देखे हैं।
अच्छा ठीक है, हम जाएंगे घर, अभी कल आए हैं, स्कूल आए हैं, जाएंगे हम बात करते हैं, ठीक है। ठीक ठीक। जयकश कुमार बोलो, आवाज आ रहा है बाबू? आवाज आ रहा है? जयकश जयकश ऑनलाइन में आए क्या? पता नहीं, लेकिन कोई आया, जयकश लिखा हुआ है। अच्छा ठीक है, लिखिए के बीच में लाइन कट दिया। चलिए लिख लिए। चार पाँच दिन में खत्म हो जाएगा। नहीं तो अब भी को नहीं छोड़ेंगे, यही मत सोचिए। यही आप लोग का बेनिफिट है कि 1 घंटा पूरा क्लास हो जाता है। अब स्कूल का 2 घंटे बराबर यहाँ 1 घंटे हो जाता है। आप समझे ना, यही बेनिफिट। है आप उसको भी नहीं लिखिएगा वैधानिक। एक तीसरा चौथा पॉइंट का लिखिए, वैधानिक आगे नहीं लिखिएगा, उसमें बहुत कुछ लिखाना भी बाकी है। वो अपवाद में धर्म लिखना। चलिए देखिए, धातु तनु आपस अभिक्रिया कर लवण का हाइड्रोजन गैस बनाती है। हाइड्रोजन गैस बनाती है, इसलिए हम लिख सकते हैं धातु प्लस तनु अम्ल लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर तनु अम्ल के साथ तनु क्यों लगा हुआ? तो तनु का मतलब होता है पतला, पतला अम्ल। अम्ल जानते हैं, अम्ल अम्ल लिक्विड के रूप में रहेगा, अम्ल के संपर्क में पानी जाएगा तबे वो अम्लीय गुण को प्रदर्शित करेगा, जो पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं पीछे। तो अम्ल जो है सांद्र भी होता है और अम्ल तनु भी होता है। सांद्र मतलब गाढ़ा अम्ल और तनु मतलब पतला अम्ल। तो अम्ल धातु जो है ना वो पतले अम्ल से ही अभिक्रिया करता है जब लिक्विड के रूप में रहता है। तो वही बात लिखे है कि धातु और तनु अम्ल आपस में अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अब इसमें देखिएगा तो आप जैसे एक उदाहरण मैं देता हूं इसका, जेडन 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 मतलब जी, और जेडन को आप डालते हैं H2SO4 में।
H2SO4 का मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल में। Zn को अगर आप सल्फ्यूरिक अम्ल में डुबा देते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब एसिड, अगर Zn को एसिड में डुबा देते हैं तो बना मिलता है ये ZnSO4 और बन जाता है, निकलती कौन सी गैस है? हाइड्रोजन। ये वाला अभिक्रिया जो है ना, ये वाला अभिक्रिया को आप बाहर में भी देख सकते हैं। बताते हैं कैसे। आप तांबा का एक ले लीजिए टुकड़ा, ऐसा टुकड़ा लीजिएगा जो उसमें परत नहीं चढ़ा हो ऑक्साइड का। तो तांबा का एक टुकड़ा ले लीजिएगा और उसमें नींबू का जूस 2-3-4 बूंद डाल दीजिएगा, उससे गैस एक निकलती है और वो गैस का नाम है हाइड्रोजन गैस। और देखिए कुछ देर तक वो तांबा को वो नींबू जो है काला कर देता है। तो किससे कैसे होता है? वो अभिक्रिया के कारण होता है। अब दही को रखते हैं धातु के बर्तन में, दही को जब धातु के बर्तन में रखते हैं तो जहां तक वो बर्तन रहता है, जहां तक दही रहता है, देखिए वहां तक दाग कर देगा। तो वही कारण है, यही अभिक्रिया के कारण वो सारा चीज होता है। ठीक है, तो ये चार गो आपको गुण जानना बहुत जरूरी है। तो धातुओं का भौतिक गुण भी कंप्लीट हो गया और धातुओं का रासायनिक गुण भी कंप्लीट हो गया। अब इसमें कुछ अपवाद है। वो अपवाद क्या है? वो अपवाद ये है कि सोना और चांदी जो है, सोना और चांदी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सब, यही सब ऑब्जेक्टिव निकालेगा। सोना और चांदी उच्च ताप पर भी, सोना और चांदी उच्च ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता। सोना और चांदी उच्च ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता। बहुत भिन्न पॉइंट है। सोना और चांदी उच्च ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है। सोना और चांदी का आभूषण इसलिए बनाया जाता है क्योंकि वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है, और ऑक्सीजन से जब अभिक्रिया नहीं करता है तो उस पर जंग नहीं लगता। तो सोना और चांदी जो है उच्च ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है। यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? अगला बात को समझिए। सोडियम यानी Na को खुले वायु में छोड़ दिया जाए, सोडियम को खुले वायु में छोड़ दिया जाए तो यह आग पकड़ लेती है, इसलिए इसे केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। इसलिए इसे केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। सोडियम को अगर खुले वायु में छोड़ देंगे तो ये आग पकड़ लेता है, इसलिए क्योंकि ये बहुत अत्यंत अभिक्रियाशील धातु होता है, बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील धातु होता है। अगर सोडियम को खुले वायु में छोड़ देंगे तो आग पकड़ लेगा, अगर आप पानी में रखेंगे तो विस्फोटक बना देता है। इसलिए सोडियम को केरोसिन तेल में डुबो करके रखा जाता है। यहां तक तो समझ गए होंगे। उसके बाद यही 2 पॉइंट इसमें याद रखना, सोडियम और आपका सोना और चांदी से रिलेटेड। चलिए लिखिए।
वहां तक लिख लीजिए आप। इसको मिटा देते हैं सर। इसके बाद एनोडीकरण, एनोडीकरण और एक्वारेजिया। एनोडीकरण एक्वारेजिया, ये दो चीज को समझिए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अधातु, अधातु के बाद फिर आएंगे धातु में। सक्रियता श्रेणी, एनोडीकरण, एनोडीकरण, एनोडीकरण क्या होता है? इसको कहते हैं एनोडीकरण। तो एनोडीकरण का मतलब होता है एल्युमिनियम पर, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ाने की प्रक्रिया, चढ़ाने की प्रक्रिया को एनोडीकरण कहते हैं, एनोडीकरण कहते हैं। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को एनोडीकरण कहते हैं। हो गया? मिटा दे पूरा को। देखिए एल्युमिनियम जो है ना,
वायु से अभिक्रिया करता है तो एल्युमिनियम वायु से अभिक्रिया करके वो संक्षारित हो जाता है और उसका चमक भी खराब हो जाता है। देखिएगा नया बर्तन जब एल्युमिनियम का रहेगा उस समय उसका चमक अलग दिखेगा और कुछ दिन के बाद उसका चमक अलग हो जाता है। तो एल्युमिनियम ऑक्सीजन से जब अभिक्रिया करता है तो वो संक्षारित होने लगता है, लेकिन इस संक्षारण से बचाने के लिए एल्युमिनियम पर पहले से ऑक्साइड की परत चढ़ा दिया ताकि वो संक्षारित ना हो। तो वही है कि एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को एनोडीकरण कहते हैं। एनोडीकरण प्रक्रिया से इस प्रक्रिया द्वारा एल्युमिनियम की वस्तुएं संक्षारित होने से एल्युमिनियम की वस्तुएं संक्षारित होने से बचती हैं, संक्षारित होने से बचती है। चलिए ये हो गया एनोडीकरण। उसके बाद एक्वा रेजिया। ये एक्वा रेजिया है ना। एक्वा रेजिया क्या होता है? ये आदमी को बेवकूफ बनाने वाला एक लिक्विड होता है। ये आदमी को बेवकूफ बनाता है एक्वा रेजिया, ठीक है। ये वाला लिख दिए होंगे तब समझने का काम कीजिए एक्वा रेजिया क्या है। देखिए एक्वा रेजिया जो है ना वो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, एक्वा रेजिया जो है वो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है। देखिए सांद्र HCl सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल ध्यान दीजिए सभी लोग। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का एक ताजा मिश्रण होता है। 3:1 में होता है। 3 भाग सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल को मिला दिया जाता है। और जब दोनों को मिला दिया जाता है तो ये भभकता हुआ द्रव मतलब ये दबकने लगता है, उबलने लगता है। और उबलने लगता है जब उबलने लगता है तो इसी में क्या करता है, सोना का आभूषण को डाल देता है। सोना का आभूषण या प्लेटिनम का आभूषण को डाल देता है। अधिकतर लोग सोना को ही डालता है और सोना को आभूषण को जब डाल देता है तो सोना को कुछ गला लेता है ऊपर का परत, और ऊपर का परत को गला करके उसको पतला कर देता है और सोना में पहले जैसा चमक उत्पन्न कर देता है। इसी को बोलते हैं एक्वा रेजिया। देखिएगा कभी कभी आपके मोहल्ले में या आपके गांव में इस तरह का आता है सुनार बंद करके। कोई आएगा आदमी बोलेगा कि मैं सोना का जेवर को साफ करता हूं, मैं चांदी का जेवर को साफ करता हूं और फ्री में साफ करता हूं, 1 रुपया नहीं लेता हूं। गांव की महिलाएं आराम से चली जाती है, अरे फ्री में साफ कर ले चलो साफ करा लेते हैं सोना का जेवर चांदी का जेवर। अब वो क्या करता है, वो आदमी जो है वो एक भभकता हुआ दर्द में उस सोना का जेवर को डुबाता है और कुछ समय 2 मिनट 3 मिनट के बाद उसको निकाल देता है।
और निकालने के बाद उसको कपड़ा से पोंछ करके दे देता है, पहले जैसा चमक उत्पन्न हो जाता है, ग्राहक भी खुश और सोनार भी खुश। कैसे खुश हो जाता है समझिए। आप चॉकलेट खाए हैं, चॉकलेट को कुछ देर तक मुंह में रखिए, वो भांग पतला हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से वो होता है। सोना का जेवर को जैसे वो डालता है, सोना का जेवर को जैसे डालता है, भभकता हुआ धर्म में। अब ये भभकता हुआ धर्म क्या करता है, जैसे सोना का चेन डाल दिया, अब चेन डाल दिए तो चेनवा का कुछ भाग को गला लिया। मान लीजिए चेन था 12 ग्राम का, 12 ग्राम का मान लीजिए चेन था, एक भरी का 12 ग्राम का चेन था, आप इसमें डाले और मान लेते हैं कि वो 1 ग्राम आपका गला लिया, 11 ग्राम बचा, और 1 ग्राम जो गलाया ना वो फिर इसी में चला गया, और जब वो ठंडा होता है फिर उसको निकालो। अब सोचिए 12 ग्राम का चेन दिए, वो आपको साफ कर दिया, 1 ग्राम मार लिया। अब 1 ग्राम सोना अगर मारा तो 1 ग्राम सोना का दाम बुझते हैं, अभी 60,000 रुपये भरी सोना है, 60,000 रुपये है ना। तो 1 ग्राम अगर मारा तो 5,000 रुपये कमा लिया, कमा लिया 5,000। क्या सोच रहे हैं, 10 टका लिया क्या, 5,000 कमा लिए। 1 ग्राम मारेगा तो 5,000, अरे चलो 1 ग्राम नहीं आधा ग्राम मारेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप भी खुश, सोनार भी खुश। इसलिए मैं पहले आपको बता दिया ये ठगने वाला सामान है, लोगों को बेवकूफ बनाने वाला सामान है एक्वारेजिया। इसलिए आप पढ़े लिखे आदमी हो करके नहीं ठगाइएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप पढ़े लिखे हो करके भी नहीं ठगाइएगा। बात समझ गए ना? तो लिखिए 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 सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, आंसर में लिखिए ऐसे, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल, सांद्र नाइट्रिक अम्ल के 3:1 में ताजा मिश्रण ताजा मिश्रण को एक्वारेजिया कहते हैं। एक्वारेजिया कहते हैं, एक्वारेजिया कहते हैं, ठीक है। अब बाद यहां से लिखेंगे, लिखिए, हाँ लिख, यह भभकता हुआ, यह भभकता हुआ गर्म होता है जो सोना, प्लेटिनम से बनी वस्तुओं को गला देने की क्षमता रखता है।
गला देने की क्षमता रखता है। यह भवकता वह धर्म है जो सोना और प्लेटिनम से बनी वस्तुओं को गला देने की क्षमता है। तीन दिन और एक चैप्टर में लगेगा। एक दिन अधातु और इसी के साथ लगेगा आपका सक्रियता श्रेणी। एक दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा फिर उधर इसका निष्कर्षण। 4 दिन और लगेगा, 3 दिन खत्म हो जाएगा।